हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है हमने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया। ठीक है, जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल वहां से निकल जाता है और एमाइड लिंकेज बन जाता है, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं तो जो रिजल्टिंग चेन होती है अमीनो एसिड्स की, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड तक का क्लासिफिकेशन बताया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स के नेचर के बारे में बताया, वो रिजोनेंस शो करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया, जो कि हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रोटीन्स को समझने के लिए। ठीक है, इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली जब मैं स्टार्ट कर रहा था बायोमोलिक्यूल पढ़ाना तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें से एक बायोमोलिक्यूल हमारा प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये चीज़। ठीक है, तो प्रोटीन्स बेसिकली हैं क्या? दे आर द ह्यूज proteins are huge complex biomolecules। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनका फंक्शन मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स। proteins are the molecular instruments by which the genetic informations are expressed। ठीक है, दो पॉइंट यहां पे मैंने आपको बताया, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन्स आर ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया, इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा। प्रोटीन्स आर मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट इनको बोल रहे हैं। और कैसे मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट हैं? बाय व्हिच द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आर एक्सप्रेस्ड। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? सबसे पहली बात तो ये आपको पता होगा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है। ठीक है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? हमने कहा कि दीज आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में है उसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है? प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये डीएनए है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ट्रांसलेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डीएनए है। ठीक है, और ये डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन है जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये एक डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन है जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे? ये जीन है। ठीक है, जीन है। और किस तरीके का जीन है? सपोज दैट ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है न्यूक्लिक एसिड का या डीएनए का, ये एक प्रोटीन है जो कि ए है। ठीक है, ये पोर्शन ए प्रोटीन को कोड कर रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? ये पोर्शन जो है ये जीन है। किस प्रोटीन के लिए? प्रोटीन ए को कोड करने वाला जीन है। ठीक है, मतलब प्रोटीन ए को कोड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में है। ठीक है, ये प्रोटीन ए के लिए उसका जीन है। अब ये जीन कब एक्सप्रेस होगा? जब ये जीन अपने प्रोटीन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो प्रोटीन के फॉर्म में कैसे आएगा? सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा? इस पर्टिकुलर जीन का बनेगा एमआरएनए बनेगा। ठीक है, और फिर अब इस आरएनए का क्या होगा?
ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन कहें या प्रोटीन सिंथेसिस करें कहें, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनती है, और जैसे ही ट्रांसलेशन होगा तो हमारी प्रोटीन ए सिंथेसाइज हो जाएगी, प्रोटीन ए, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन ए है, यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में थी वो कहाँ पे आकर के एक्सप्रेस हुई, इस प्रोटीन ए के फॉर्म में एक्सप्रेस हुई। मतलब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा इस जीन ए का, उसको कौन परफॉर्म करेगा, ये प्रोटीन ए परफॉर्म करेगी, ठीक है। जब तक यहाँ से प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक कोई भी फंक्शन ये जीन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब ये जीन प्रोटीन को बना देगा तो ये प्रोटीन अपना फंक्शन ले लेगी। इसीलिए कहा गया कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट हैं, मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए में है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है, जब डीएनए से प्रोटीन बनी तो उस इंफॉर्मेशन को क्या किया गया, एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आर एक्सप्रेस्ड, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं, एक पोर्शन इसमें और होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये टोटल ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक सी बातें थी वो आप यहाँ पे समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, ठीक। हमने कहा कि प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज completely defined in any given environment, ठीक। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, जैसे कि हमने प्रोटीन ए की बात की, कोई भी प्रोटीन है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली डिफाइंड होगा। वो किस तरह के स्ट्रक्चर में है, जब तक वो अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं आएगी वो अपना फंक्शन नहीं करेगी। इसीलिए हर एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है। और जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो कितने लेवल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बेसिक सी बात करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिफरेंट लेवल पे क्लासिफाई करें तो सबसे पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर आता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर, और फिर लास्ट में आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 4 लेवल पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन चारों के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, दीज आर द सिंपली पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यहाँ, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। सेकंड पे हम लोग आए सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोकल फोल्डिंग होती है, लोकल फोल्डिंग ऑफ बैकबोन मॉलिक्यूल्स,
बैकबोन मॉलिक्यूल, सब कुछ बताऊंगा, बैकबोन एटम्स, बैकबोन एटम्स, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। बैकबोन एटम्स क्या होते हैं, किस तरह से इनकी फोल्डिंग होती है, इनका एग्जाम्पल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, ठीक, दोनों के बारे में बात करूंगा डिटेल में, ठीक। फिर आता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर, ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, 3D स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, वन डर वाल इंटरेक्शन होता है, इन सारे इंटरेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, इन सारे इंटरेक्शन के बारे में आगे चल के बात करूंगा, ठीक है, किस इंटरेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स बनती हैं, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स बनती हैं। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स का मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ करके एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, तब हम लोग कहते हैं कि ये प्रोटीन क्या है, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है या मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन के केस में मैं आपको बताऊंगा, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोटीन्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक करके हम इनको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब कभी भी जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, तो आरएनए बनेगा, और आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो सबसे पहले वहां से क्या निकलेगा, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस जुड़ने शुरू होंगे, ठीक है, और वो जो सीक्वेंस निकल करके बाहर आएंगे वो क्या होता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कौन सी प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आई है वो क्या फंक्शन करेगी, ठीक है। और प्रोटीन का फंक्शन डिपेंड करता है उसके 3D स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक ठीक बना है, मतलब प्रोटीन ठीक ठीक सिंथेसाइज हुई है, तभी वो अपना नेटिव कन्फॉर्मेशन ले पाएगा, ठीक। इसका मतलब प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है, प्रोटीन की जो प्रॉपर फोल्डिंग होती है, वो डिपेंड करती है प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं हम यहाँ पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स आर द कोवैलेंट स्ट्रक्चर, कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। पहली लाइन कोवैलेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, यहां से सीधे सीधे आप समझिए, यहां पे जो इस स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग है, मतलब यहां पे सिर्फ अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, एक चीज। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक, इसीलिए हमने कहा दिया था कोवैलेंट स्ट्रक्चर। और दूसरा एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां से डिटरमाइन होता है, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसका फॉर्मेशन भी यही डिटरमाइन हो जाता है, क्योंकि जहां जहां पे सिस्टीन रेजिड्यूज जुड़ेंगे वहां वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है क्या, पहली चीज तो इट इज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या डिटरमाइन करेगा, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक, कितने नंबर है अमीनो एसिड की और उन अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस पे प्रोटीन की फोल्डिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। और दूसरा ऑल्सो डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन,
और क्या डिटरमाइन कर रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो पोजीशन है उसको भी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि मैंने कहा कि जो हमारा डीएनए है, सपोज दैट ये हमारा जीन था, ठीक है, इस जीन का ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से क्या बना है, आरएनए बना है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस से अगर आरएनए बना है तो यहीं से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स completely depends on the nucleotide sequence of the gene। जो जीन है उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिपेंड ऑन the primary structure of the proteins। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप किसी भी लेवल पे जाएंगे आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में ठीक से जान रहे हैं तब आपको ठीक ठीक पता होगा कि जो हमारा नेटिव कन्फॉर्मेशन है प्रोटीन का वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसका मतलब जो प्रोटीन बनेगी वो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी और अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, मैंने कहा कि नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो किस तरीके से जुड़े होंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं बना के। सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड हमारा कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड में आता है और इसको हम लोग एन टर्मिनल भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एन टर्मिनल हो गया। अब इस एन टर्मिनल से हमारा सी अल्फा हो गया, ये हमारा एच, ये हमारा R1। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बना था, पेप्टाइड बॉन्ड बना था। ठीक, दूसरी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आया। ठीक, ये हमारा सी अल्फा, ये क्या है, सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये फिर इसका हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R2 हो गया और फिर इधर क्या है, ये हमारा COO। फिर ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हमारा दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, फिर तीसरी अमीनो एसिड आई हुई है यहाँ पे, फिर क्या है, इसका सी अल्फा है, इसका हाइड्रोजन, ये R3 हो गया। ठीक है, फिर से क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर से नया अमीनो एसिड आया। ठीक है, इस तरह से अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं, अल्फा, ये हाइड्रोजन, ये R4 हो गया। ठीक है, और ये लास्ट में, ठीक, ये हमारा कार्बोक्सिल टर्मिनल हो गया। ये क्या है, ये है सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड चेन का, और ये है एन टर्मिनल। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली इसी तरह से अमीनो एसिड्स नंबर और सीक्वेंस में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये नंबर डिपेंड करता है कि कितने तरह, कितने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो उस प्रोटीन को कोड करने के लिए अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कितने जेनेटिक कोड हैं उतनी प्रोटीन्स यहाँ पे आएंगी, उतनी अमीनो एसिड्स यहाँ पे आएंगी। और अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है कि वो जेनेटिक कोड किस सीक्वेंस में mRNA में है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बना है प्रोटीन का, अब ये फोल्ड होना शुरू होगा, अब ये अपना नेटिव कन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब ये अपना नेटिव कन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करेगा तो इसका अगले लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।
ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जब लोकल फोल्डिंग होती है, जब लोकल फोल्डिंग होती है तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स वहां पे बन सकते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि अदर टाइप्स के हेलिकल कन्फॉर्मेशन भी वहां पे होते हैं अल्फा हेलिक्स के अलावा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है वो बनता हुआ चले। क्योंकि अगर मैं आधा यहाँ पे पढ़ा के फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दूंगा तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।